श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इसमें हम आज चर्चा करेंगे श्री एम एस स्वामीनाथन की। एम एस स्वामीनाथन की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी वर्तमान में 98 की अवस्था में इनकी मृत्यु हो चुकी है और ये भारत के हरित क्रांति के जनक थे। उसके पहले कुछ न्यूज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये श्री वेदांता का एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे पूरे फ्री के 10 यूनिट पूरी कंप्लीट मिलेगी इसमें, और ये मिलेगी आपको मात्र 1500 में मिलेगी। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और ये जो लेक्चर होंगे ये आपको 4 मंथ के लिए प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी 4 मंथ के लिए आप इसमें लेक्चर देख सकते हैं और ये मात्र आपको कितने मिल रहे हैं, ये 1500 मिल रहे हैं। ठीक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। ये जो इमेज देख रहे हैं ये है श्री वेदांता एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको डेली MCQ, MPPSC की टॉपिक वाइज नोट्स, MPEB जिसे आप कहते हैं उसकी टॉपिक वाइज नोट्स, और साथ ही साथ जो भी करंट एग्जाम होती है इस एग्जाम की जो भी रिक्वायरमेंट होती है करंट की उसकी शॉर्ट नोट इसमें अवेलेबल कराई जाती है। MS स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जो है इनकी मृत्यु जो है हाल ही में हुई है 98 आवर्स की अवस्था में, और ये भारत के हरित क्रांति के जनक थे। अब समझते हैं आगे ये चर्चा में क्यों हुई, ये समझेंगे। साथ समझेंगे दैनिक भास्कर का आर्टिकल है 2, वो समझेंगे क्या है इनका संबंध, उस आर्टिकल संबंध इन्हीं का है। इन्हीं संबंध है विश्व स्तर पर चावल की कीमत क्यों बढ़ी। ये चावल की कीमत बढ़ने के पीछे भी कारण क्या है, MS स्वामीनाथन है। इनका जीवन परिचय देखेंगे, साथ में देखेंगे योगदान देखेंगे, मेंस के क्वेश्चन और संभावित प्रश्न। विश्व खाद्य दिवस, अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, हुआ क्लियर। ठीक है, और इसकी थीम थी जल ही जीवन है जल ही भोजन है। इसका संबंध इससे है और भारत ने अभी चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगाते से ही विश्व स्तर पर चावल की कीमत में वृद्धि हो गई। MS स्वामीनाथन संबंध इससे है, क्यों है वो समझेंगे। में एक व्यक्ति हुए हैं स्टीवन सोलोमन। स्टीवन सोलोमन ने कहा था जो 21वीं सदी में विश्व युद्ध होगा वो युद्ध होगा जल को लेकर होगा। ये 4 कंटेंट है, चारों कंटेंट का आपस संबंध है, ये समझेंगे कि संबंध क्या है। ठीक है, तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच कीजिए जो आपके मेंस और प्रीटी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी जल ही जीवन है और जल ही भोजन है। 16 अक्टूबर, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, जल ही जीवन है जल ही भोजन है। और जस्ट अभी कुछ महीने पहले भारत ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। चावल निर्यात प्रतिबंध लगाते से ही विश्व स्तर पर जो चावल की कीमत है उसमें वृद्धि हो गई जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक थी। ये ऐसी क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि भारत का चावल निर्यात करते से ही वृद्धि हो गई। उसके पीछे कारण है भारत जो है कुल चावल निर्यात का 40% हिस्सा भारत का है। यानी विश्व में जितना भी चावल निर्यात होता है उसका 40% चावल निर्यात कौन करता है, ये भारत करता है। ठीक है, जब 40% चावल निर्यात नहीं होगा तो इकोनॉमी का रूल है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से रूल से जो कीमत में वृद्धि हो जाती है, हुआ क्लियर, इसलिए वृद्धि हो गई। अब भारत जो है 40% चावल निर्यात क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है। और साथ ही साथ एक देश है चीन, एक है USA और एक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तीनों देश जो हैं गेहूं, ठीक है, गेहूं उत्पादन में अग्रणी देश हैं विश्व में, परंतु चावल के लिए भारत पर डिपेंड रहते हैं। ऐसा क्यों, तो एक आंकड़ा कहता है कि 1 किलोग्राम चावल उत्पादन करने में 4000 से लेकर 5000 लीटर की खपत होती है। आंकड़ा कहता है कि 1 किलो चावल का उत्पादन करने में 4000 से 5000 लीटर जल की खपत होती है। इस जल की खपत को रोकने के लिए है चीन, USA, ऑस्ट्रेलिया
चावल का उत्पादन नहीं करते और चावल के लिए वो भारत पर डिपेंड रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से देखा जाए तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए भारत से चावल आयात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो भारत से जल आयात कर रहे हैं। हुआ क्लियर? ये कंटेंट आपको जो पर्यावरण है वहां पे काम आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि क्षेत्र में सोचना चाहिए कि हम जो चावल उत्पादन कर रहे हैं, हम इतना चावल उत्पादन करें जितना हमें हमें अपनी हमारी डिमांड है। क्योंकि क्या हो रहा है कि 1 किलो चावल में 4,000 या 5,000 लीटर जल की खपत हो रही है और ये जल पीने वाला जल है। इससे आने वाले समय में जल की समस्या बढ़ेगी, अकाल पड़ेगा और इस अकाल की समस्या से निपटने के लिए हमें आज से तैयारी करना पड़ेगा। अगर हम चावल जो है उतना ही उत्पादन करें जितना हमारे देश की डिमांड है, तो हमें कहना चाहिए दिक्कत आगे नहीं होगी। हुआ क्लियर? यानी हम आज जो जल संसाधन यूज कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी जो है वैसे ही जल संसाधन यूज करे, इसके लिए हमें आज से प्रयास करना पड़ेगा। और यही अवधारणा किसकी है? सतत विकास प्रक्रिया की है। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। और यही जल को लेकर स्टीवन सोलोमन ने कहा था कि 21वीं सदी में अगर विश्व युद्ध होगा तो वो जल को लेकर होगा, क्योंकि विकसित देश जो है ये चीज को समझ चुके हैं, इसलिए वो चावल का उत्पादन नहीं करते। विकासशील देश जो है इस समझने टाइम लग रहा है, इसलिए जो भारत है उत्पादन कर रहा है। उत्पादन हमें करना चाहिए, परंतु पर्यावरण में जो रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि जो अगली पीढ़ी है उसे भी वही रिसोर्स मिले जो आज हम कर रहे हैं। हुआ क्लियर? ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इसका कंटेंट था ये, ठीक है। जो ये लिखा है विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? जल ही जीवन है और जल ही भोजन है, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल था, ये दोनों आर्टिकल जो कंटेंट था मैंने आपको बताया हूं, और ये कंटेंट को आप लिख लेना ताकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग में काम आए। ये है नॉर्मन बोरलॉग। अब कहानी शुरू होती है एम.एस. स्वामीनाथन से, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, यानी आप देखना कि जो भारत है, भारत ने ऐसा क्या कर लिया 1947 के बाद भारत जो है अपने लोगों का पेट भरने के लिए, अनाज के लिए पूरे विश्व में अनाज का कटोरा ले खड़ा था। अनाज के लिए पूरे विश्व में कटोरा ले खड़ा था, परंतु वही भारत 2023 में चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है और पूरे विश्व में चावल की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो यहां से कटोरा लेकर हम खड़े थे एक समय में, और आज हमारी डिमांड इतनी बड़ी है कि कीमत बढ़ जाती है प्रतिबंध लगाने पर। ये जो यहां से यहां तक पहुंचने में हमें ये किसका योगदान है? ये योगदान है एम.एस. स्वामीनाथन का। एम.एस. स्वामीनाथन ना होते तो हम इस स्थिति से यहां स्थिति नहीं आ पाते। अब कहानी शुरू होती है एम.एस. स्वामीनाथन की। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म होता है 1925 को, ठीक है। और ये अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना जो कैरियर है ये चिकित्सा के क्षेत्र में करना चाहते थे, परंतु क्या हुआ, फिर घटना घटी 1942 और 1943 में। ये घटना क्या घटी? ये घटना घटी बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल पड़ते से ही इन्होंने अपना क्षेत्र चेंज कर दिया और इन्होंने सोचा कि मैं कृषि के क्षेत्र में काम करूंगा ताकि इस प्रकार की समस्या पैदा ना हो। फिर उन्होंने क्या किया, एक होता है कौन सा? चावल, और एक होता है गेहूं, ठीक है। चावल और गेहूं की बीज की ऐसी किस्म की खोज की इन्होंने जो एवरेज उत्पादन से अधिक उत्पादन देते हैं। चावल और गेहूं के ऐसे बीज की खोज की जो औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन देते हैं। इसीलिए भारत में जो चावल और गेहूं का जो उत्पादन है वो 7 गुना और 5 गुना बढ़ गया। और इस उत्पादन बढ़ने से भारत जो कटोले खड़ा था 1947 में, आज वो चावल निर्यात कर रहा है विश्व में, जिसका हिस्सा 40% है। तो ये जो उपलब्धि है हमें किससे प्राप्त हुई है? एम.एस. स्वामीनाथन से प्राप्त हुई है, जो सामान्य चीज नहीं है। हुआ क्लियर?
इसके पहले एक व्यक्ति हुए हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है 1960 के दशक में, 1960 दशक में ये एक्चुअली यूएसए के थे। नॉर्मन बोरलॉग 1960 दशक में ये कृषि करते हैं कहाँ, मैक्सिको में, और इस प्रकार के बीजों का वो खोज करते हैं। और इसी खोज के कारण नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में यानी कि 1970 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। किसमें मिलता है? वो मिलता है शांति में। नॉर्मन बोरलॉग ने कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम किया। इस कार्य के लिए उनको 1970 में शांति का नोबेल प्राइज मिलता है। तो क्षेत्र कौन सा है? कृषि। नोबेल कौन सा है? शांति का। कब मिला है? 1970 में। ठीक है, ये भी भारत आते हैं। भारत में एमएस स्वामीनाथन कार्य करते हैं और एमएस स्वामीनाथन कार्य करते हैं और सन आता है 1967 से 1968। इसमें क्या होता है? हरित क्रांति शुरू होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, तो 1967 से 68 के बीच में हरित क्रांति शुरू हो जाती है। तो भारत में जो हरित क्रांति जनक कौन है, ये क्वेश्चन आता है तो एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल प्राइज कब मिला है? ये मिला है 1970 में। अब क्या होता है, जो भारत में हरित क्रांति में जो योगदान दिया था किन्होंने? एमएस स्वामीनाथन ने। इसी योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो 1986 को इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। उसके पास अच्छा आता है 1987। इसमें क्या होता है? प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिलता है इनको। किसको? एमएस स्वामीनाथन को। इसके पश्चात आता है 1989 को इनको भारत का पद्म भूषण दिया जाता है। पहले विश्व जानता है कि ऐसा महान वैज्ञानिक भारत में है, कि भारत जानता है। ऐसी घटना पहले ही हो चुकी है। 1998 को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिलता है किसको? अमर्त्य सेन को। और उन्हें भारत रत्न प्राप्त होता है 99 को। हुआ क्लियर? यही सेम घटना 1979 को नोबेल प्राइज मिलता है किसको? मदर टेरेसा को। और यही सेम घटना 1980 में, एक साल बाद, मदर टेरेसा को मिलता है भारत रत्न। पहले विश्व जानता है कि ये महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट, महान अर्थशास्त्री है, कि भारत जानता है। तो ये योगदान के कारण इनको अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, ये है नॉर्मन बोरलॉग। 1970 को नोबेल प्राइज मिला था। कब? शांति का। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के हैं, एमएस स्वामीनाथन। इनका परिचय क्या है? इनका जन्म होता है 1925 को। अकाल पड़ता है बंगाल में, इस कारण से ये अपना जो कार्य है कृषि क्षेत्र में करते हैं और साथ ही साथ ये हरित क्रांति लाते हैं। कहाँ पर? भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ये महानिदेशक रूप में भी कार्य करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र रूप में भी ये कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कृषि संगठन में भी भूमिका निभाते हैं। ये कंटेंट उतना काफी नहीं है आपके लिए एग्जाम दृष्टि से, परंतु जो इनका जन्म है वो याद कर लेना, क्योंकि ये भारत में हरित क्रांति जनक होने के कारण इनकी भूमिका बढ़ गई है। इसलिए इनका जन्म जो है 1925 को हुआ है। 1925 को ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। हेगड़ेवार ने हेगड़ेवार जी ने करी थी। कहाँ से? नागपुर से की थी। तो वहां से लिंक कर लेना। ठीक है, हरित क्रांति में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इनका योगदान क्या है? ठीक है, गेहूं और चावल का उत्पादन सर्वाधिक हो गया। एक का हुआ 7 गुना, एक का हुआ 5 गुना। गेहूं की किस्म को विकसित करने के लिए स्वामीनाथन ने अभूतपूर्व कार्य किया और 70 के दशक के दौरान भारत में कृषि क्रांति ला दी। वही कृषि क्रांति 1967 से 1968। हुआ क्लियर? कृषक वर्गों का कल्याण किया। ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट ये याद रखना। स्वामीनाथन रिपोर्ट का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। कौन सी? स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो ये आप IMP याद कर लेना, क्योंकि जब भी किसी महान व्यक्ति होती है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछने के चांस
बढ़ जाते हैं। इनका पुरस्कार बता चुका हूँ। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में प्राप्त हुआ था। पद्मश्री मिला था, ये आप याद मत कीजिए, आप याद रखिए। पद्म विभूषण कब मिला था? 1989 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं, ये याद रखना आप बस। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या मिले हैं? 2 मिले हैं इनको। 1971 मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इनको अवार्ड मिला है कब? 1986 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहला किसे प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था 1958 को विनोबा भावे को। हुआ क्लियर? इनसे संबंधित प्रश्न है जो इनके संबंधित जितने प्रश्न है इसको संभावित यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। इससे क्वेश्चन बाहर ले जाएंगे, तो प्लीज अपने जो भी करंट की जो नोट होगी उसमें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। हरित क्रांति कब लाई गई थी भारत में? तो ये है 1967-1968। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला है इनको? 1971 में। पहला किसको मिला था? विनोबा भावे। कब मिला था? 1958 को। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये 1987 को मिला था। पद्म विभूषण कब मिला था? 1989 को इनको मिला था। अमरकोश, अमरकोश बुक है। ये बुक जो है यूपीएससी में आज से 2 या 3 साल पहले पीटी हुआ था यूपीएससी का, वहां पूछ चुका था कि अमरकोश बुक के लेखक कौन है? तो वो है अमर सिंह है। अमर सिंह क्या है? गुप्त काल की बुक है। इस बुक में रेहड़ पद्धति कृषि के संबंध में इसमें कुछ बातें लिखी है, इसलिए महत्वपूर्ण आती है। ये यूपीएससी में पूछ चुका है, तो आप इसको 3 मार्कर में कर लेना। किसने लिखा है, किस काल की थी और इस विशेषता क्या थी। हुआ क्लियर? कृषि गणना कितने वर्षों में की जाती है? तो ये 5 वर्षों में की जाती है। ये 1 डे एग्जाम होती है, वहां पर ये पूछता है कृषि गणना कितने वर्षों में होती है। एमएसपी आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कहना कि एमएसपी में वर्तमान में कितनी फसलों को जोड़ा गया है। हुआ क्लियर? एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इतिहास में अगर जाओगे तो मुगल काल में एक राजा हुआ है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहली बार एमएसपी की आवश्यकता समझी थी, और एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि किसान से जिस कीमत पर सरकार फसल लेगी, जिस कीमत पे लेगी, उसे बोला जाएगा एमएसपी। और ये कीमत डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा सीएसीपी। ये कैसे करेगा? किसान ने एक फसल लगाया, मान लो गेहूं लगाया। गेहूं लगाने में उसे जितनी भी लागत खर्च हुई, उस लागत का 1.5 गुना अधिक मिलेगा। वो लागत जो 1.5 गुना अधिक मिलेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? सीएसीपी करेगी। इसी को बोला जाता है एमएसपी। हुआ क्लियर? ये है झूम कृषि। झूम कृषि एक्चुअली आदिवासी जो बहुल इलाका है वहां पर ये प्रसिद्ध होती है। ठीक है। झूम कृषि क्या होती है? जंगल को काट कर कृषि की जाती है। जब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर स्विच कर लेते हैं वही आदिवासी ग्रुप, और वहां पर फिर काट कर फिर फसल करते हैं। ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, परंतु इनका ये पारंपरिक कृषि है। और ये कहाँ पे देखी जाती है? ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखी जाती है। तो झूम एक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है। खाद्य कृषि संगठन ने 2023 को वर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो ये किया गया अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज और या फिर पोषक अनाज घोषित किया है। ठीक है। ये 2023 को क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो वो किया गया है मोटा अनाज और पोषक अनाज घोषित किया है। ये दो आप इसलिए याद रखना कि यहाँ मोटा अनाज आएगा तो आप बता दोगे, परंतु ये क्या लिखा है और यहाँ पोषक अनाज भी लिखा है, इसलिए कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी आएगा तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना। सतत कृषि जो बढ़ावा देने के लिए वर्ष 88 को एम एस स्वामीनाथन, 89 को क्या मिला था इनको? 89 क्या मिला था इनको? मिला था श्री
विभूषण मिला था, ठीक है। इसके एक साल बाद MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस कंटेंट को आप याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। ये कंटेंट है आपका मेंस का, ठीक है, इसे लिख लीजिए। और मेंस में आपको क्वेश्चन आते हैं इस संदर्भ में, तो आप उस पर इंक्लूड कर लेना। 1 किलो चावल उत्पादन करने में 4000 से 5000 लीटर जल की खपत होती है, ठीक है। भारत दुनिया के कुल चावल निर्यात का 40% हिस्सा निर्यात करता है। स्टीवन सोलोमन ने 21वीं सदी में पानी को लेकर विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त की थी। स्टीफन जो याला कंटेंट है स्टीवन सोलोमन वाला, ये आपको ऐसे राइटिंग में काम आएगा। और ये बात ये आपको पर्यावरण में काम आएगा और साथ ही इकोनॉमी में काम आएगा। और ये कंटेंट कहाँ से लिया हूं? ये कंटेंट लिया गया है ये जो आर्टिकल आया, दैनिक भास्कर का आर्टिकल आया था पहली बार, ठीक है, जो सामने ये अपना स्लाइड सामने गई है, उस स्लाइड से ये दो कंटेंट लिया गया, ठीक है। अब क्या आता है 47 में क्या हुआ था, भारत का जो उत्पादन था वो 60 लाख टन था, ठीक है। और इसके 15 साल बाद जो उत्पादन है ये 1 करोड़ टन हो जाता है, जो काफी कम मात्रा में वृद्धि हुई थी, ठीक है। परंतु हरित क्रांति आती यहां पर, और हरित क्रांति आते से ही 170 करोड़ टन भारत का उत्पादन हो जाता है। और 2023 में भारत इतना उत्पादन करता है कि जो उसका चावल का निर्यात है वो 40% है, ठीक है। और आज दुनिया को ये चावल निर्यात कर रहा है। इस दुनिया का सबसे महान कार्य होता है किसी का पेट भरना, ठीक है। दर्शन हो, फिलॉसफी हो या फिर कोई चिंतन हो, वो तभी शुरू होता है जब आपका पेट भरा हो। ये दो क्वेश्चन है जो यूपीएससी में 2019 में आ चुका है, 17 में आ चुका है। और उनका संबंध किससे है? ये संबंध है अपना MS स्वामीनाथन से है। ये क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये अपना जो लेक्चर लिया में सारे कंटेंट है, इस कंटेंट से के माध्यम से आप ये क्वेश्चन को फिलफुल कर सकते हैं। देखो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में यहां पे लिखा है जो भूजल है, जो पानी का जो खपत होती है वो 5000 होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इस आर्टिकल लिखा है जो पानी की खपत है वो कितनी होती है, वो 4000 होती है। यानी कि 1 किलो चावल के उत्पादन में 4000 से लेकर 5000 जल की खपत होती है। इसीलिए स्टीवन सोलोमन ने बोला था कि अगला विश्व युद्ध किस लिए होगा, वो जल के लिए होगा। और यहाँ पर जल बचाने के लिए भारत का चावल पर निर्भर चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका रहता है, ठीक है। और वो अपने देश में चावल उत्पादन नहीं करते क्योंकि अपने देश का संसाधन, जल संसाधन को वो बचाना चाहते हैं। इसकी PDF आपको श्री वेदांता एकेडमी का जो चैनल ग्रुप है वहां मिल जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बखूबी कीजिए। ओके, थैंक्स।